श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम हम और हमारा स्वास्थ्य में। मैं हूं अशोक पांडे। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं हमारे हृदय के बारे में। जी हाँ, दिल के बारे में। क्या है, कैसे हम इसको स्वस्थ रख सकते हैं, किस तरह से हमारा खान पान हमारे हृदय को प्रभावित करता है, ये सब वो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनकी आज इस कार्यक्रम में हम पड़ताल करेंगे। विशेष करके आज हम खान पान, कोलेस्ट्रॉल और इससे जुड़ी कुछ बातें करेंगे। इस बारे में विशेष जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर सिद्धार्थ लखोटिया जी हैं। आप प्रोफेसर हैं कार्डियोथोरेसिक सर्जरी विभाग IMS BHU में। डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। डॉक्टर साहब, आज हृदय के बारे में हम बात करने वाले हैं। स्पेशली जो हमारा खान पान है वो किस तरह से हमारे हृदय को प्रभावित करता है। एक टर्म है कोलेस्ट्रॉल, ये अक्सर हम चर्चा में सुनते रहते हैं इसके बारे में, तो थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे सबसे पहले कि कोलेस्ट्रॉल क्या है। देखिए, आपने एकदम सच कहा कि जो खान पान है वो हमारे हृदय को ही नहीं, ऐसे देखिए तो शरीर के हर अंग को हमारा जो खान पान है वो प्रभावित करता है। और हृदय जो कि शरीर का एक सबसे महत्वपूर्ण अंग हम लोग कह सकते हैं, जिससे कि पूरे शरीर में जो ऊर्जा है, खून है, वो ऑक्सीजन पूरे शरीर में उसका संचार करता है। तो हृदय पे अगर खान पान अच्छा नहीं हो तो उसका सीधा असर हृदय पे बहुत तरीकों से पड़ सकता है। जो हमारी जो नेचुरल, जो प्रकृति की दी हुई औषधि है वो एक्चुअली खान पान ही है। तो खान पान को हमें इस अपने हृदय को यदि स्वस्थ रखना है तो सबसे पहले हमारा ध्यान जो है वो हमारे खान पान पर ही होना चाहिए। और जैसा कि आपने पूछा कोलेस्ट्रॉल के बारे में, सो कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार केमिकल कह सकते हैं या एक प्रकार का एक मॉलिक्यूल, एक ऐसी संरचना है जिसका कि हृदय की बीमारियों से डायरेक्ट संबंध है। हृदय में जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज नाम की जो बीमारी होती है, जिसको कि आम भाषा में हम लोग हार्ट अटैक का आना कहते हैं, तो हार्ट अटैक या एंजाइना बोलते हैं हृदय में जो दर्द होता है, तो इसके पीछे एथेरोस्क्लेरोटिक हार्ट डिजीज, एथेरोस्क्लेरोसिस रिस्पॉन्सिबल होती है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है? एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब ये होता है हृदय तो पूरे शरीर में खून पहुंचाता है, लेकिन हृदय को भी काम करने के लिए खून की जरूरत होती है। तो हृदय में जो खून पहुंचाने वाली धमनियां होती हैं, जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, कोरोनरी आर्टरीज के अंदर में यदि एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक्स जमा हो जाएं, तो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक्स में काफी बड़ी मात्रा में लिपिड होते हैं। तो लिपिड जो होता है उसका एक प्रकार कोलेस्ट्रॉल भी होता है। तो कोलेस्ट्रॉल यदि जमा होता है कोरोनरी आर्टरीज में, उसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक्स बनते हैं। तो आप ऐसे मान लीजिए कि किसी धमनी में जैसे कोई कचरा जमा हो गया, तो क्या होगा कि उस धमनी के अंदर जो बहने वाला खून होगा उसमें रुकावट पैदा होगी, और जब रुकावट पैदा होगी तो खून जिस मात्रा में मिलना चाहिए आगे के टिश्यूज को, हार्ट की मसल्स को, उतनी मात्रा में मिलेगा नहीं। तो जब नहीं मिलेगा उस मात्रा में खून हार्ट की मसल्स को, तो जब भी हार्ट की मसल्स काम करेंगी तो उसमें दर्द की अनुभूति होगी और हार्ट अटैक का खतरा पैदा होगा। विशेष करके अगर हम इस तरह से इसको साधारण शब्दों में समझें तो कोलेस्ट्रॉल की वजह से अगर इसकी अधिकता होती है हमारी धमनियों में तो रक्त का प्रवाह प्रभावित होता है और फिर हमें हार्ट अटैक जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। टेलीविजन पर हम अक्सर देखते हैं डॉक्टर साहब कि कई सारी खाने पीने वाली जो चीजें हैं, या अगर हम एडिबल ऑयल की बात करें तो उसमें कई बार हमें विज्ञापनों के रूप में दिखाया जाता है कि इसमें इतना कोलेस्ट्रॉल है या ये कोलेस्ट्रॉल इसमें कम है, आप ये वाला ऑयल यूज करिए, वो वाला ऑयल यूज करिए। तो एक विज्ञापन की जो भ्रामक दुनिया है उसको देखने के चक्कर में कई बार हम उसके बारे में जानते नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, पर एक विज्ञापन के फॉर्मेट में हमें वो दिखाया जाता है और हम प्रभावित होकर के वो चीजें घर में ले आते हैं। तो ये क्या है, गुड कोलेस्ट्रॉल क्या है, बैड कोलेस्ट्रॉल क्या है, एक्चुअली हमारे शरीर को जो आवश्यकता है वो कितनी है और वो हमें कैसे मिल सकता है? आपने काफी अच्छा प्रश्न पूछा। आपके प्रश्न में ही आपका जवाब भी है। आपने कहा कि ये एक भ्रामक दुनिया है। वाकई में ये भ्रामक दुनिया है। सच पूछिए तो मैं भी आज तक निश्चित नहीं कर पाया कि कौन सा तेल हमें खाना चाहिए। लेकिन आप एक चीज मान लीजिए कि हमारे शरीर को घी या तेल दोनों की ही जरूरत है। ये कहना कि तेल और घी शरीर के लिए हानिकारक है, ये पूरी तरह गलत। कोई भी चीज, प्रकृति की बनाई हुई कोई भी चीज हमारे लिए गलत नहीं हो सकती। यदि हम उसे गलत तरीके से या ज्यादा मात्रा में सेवन करें तब वो गलत बन जाती है। वो गलत नहीं है, उसे गलत बनाना हमारी आदतों का फल है, नतीजा है। एक चीज का हमें और ध्यान रखना चाहिए कि हम जिस क्षेत्र के हैं, भाई किसी क्षेत्र में मान लीजिए सरसों का तेल ज्यादा होता है, किसी क्षेत्र में कपास का ज्यादा होता है, किसी जगह पे कोई और चीज का तेल ज्यादा होता है, जो एडिबल ऑयल्स होते हैं। तो हर क्षेत्र में अलग अलग जगहों में जहाँ जो पैदावार होती है, तो ये नेचर का नियम है कि आप जिस क्षेत्र को बिलोंग करते हैं, अगर आप रीजनल फूड खाएंगे, फ्रेश फूड खाएंगे, तो वो आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा होगा और आपके शरीर में सबसे अच्छे से पचेगा। जैसे हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं, यहाँ पे सरसों के तेल की अधिकता है, तिल के तेल की अधिकता है, तो ये तेल हमारे शरीर के लिए अच्छे हैं, बजाय ये कि हम इन्हें सही मात्रा में खाएं और शुद्ध खाएं, हम मिलावटी नहीं खाएं। इस चीज का भी हमें बहुत ध्यान रखना है। आजकल तेलों में मिलावट भी बहुत होती है, तो उससे भी हमें बच के रहना है। फिर दूसरी बात आती है कि जो आप तेल खा रहे हैं उसे आप पचा कैसे रहे हैं।
यदि आपने शरीर में तेल लिया और उसे आप डाइजेस्ट नहीं कर पाए, उसे आप बर्न नहीं कर पाए, उसका आप सदुपयोग शरीर आपका नहीं कर पाया, तो वही तेल आपके लिए जहर भी बन जाएगा। तेल या घी, जैसे देखिए घी भी बहुत अच्छी चीज है, गाय का जो शुद्ध देशी घी होता है वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उसी को आप अधिक मात्रा में लेंगे, आप उसको इतनी मात्रा में लेंगे और फिर आपका कोई एक्सरसाइज का रूटीन नहीं होगा, आप दिन भर बैठे रहेंगे, तो वो घी में गलती नहीं है। हम कहें कि घी दोषी हो गया, घी नहीं दोषी है, आपका व्यवहार कि आपने उसे ज्यादा मात्रा में लिया, गलत तरीके से लिया और लेने के बाद आप दिन भर बैठे रहे, ये आपकी आदतें दोषी हैं। तो इस चीज में हमें देखना होगा। और एक चीज और हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जैसे तेल है, हमें बार बार उसी तेल में पका करके फ्राई करके चीजें नहीं खानी चाहिए। हाँ, उसको हम बार बार जो यूज करते हैं रीयूज नहीं होना चाहिए। अब आप देशी घी, मान लीजिए देशी घी की बात करें, अगर आप दिन में 2 चम्मच देशी घी खाते हैं और उसे हल्का सा गुनगुना करके उसे हल्का सा गर्म करके आप अपने मान लीजिए दाल में डाल ले रहे हैं 1-1 चम्मच, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, वो चीज बिल्कुल अच्छी है। वो आपके शरीर को भी तो फैट की जरूरत है ना। हमारा शरीर का यदि आप कंपोजिशन देखें तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन सबसे बना है। हम बोले हम तो फैट कुछ भी नहीं लेंगे, तो अरे भाई आपके शरीर में फैट आएगा कहां से? जो आपकी रिक्वायरमेंट है बॉडी की, हर क्रिया, हर मेटाबॉलिज्म के लिए भी फैट की जरूरत है। निश्चित तौर पर तो हमें जरूरत है इस पर ध्यान देने की कि जो तेल या घी हम ले रहे हैं उसकी मात्रा कितनी है और उसके बाद उस मात्रा को लेने के बाद हमारा रूटीन क्या है, हमारा रूटीन कितना पचा पा रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। आप देखिए, आप एक्सरसाइज एकदम खत्म हो गई हमारे लाइफ से। एक्सरसाइज के नाम पर हम लोग कह लेते हैं कि हाँ हम ऑफिस जाते हैं तो हम 4 सीढ़ी ऊपर से तो चढ़ते हैं, या भागम भाग करते रहते हैं, उसमें आना जाना होता है। हम सुबह दूध लेने जाते हैं तो पैदल चल के जाते हैं। कई लोग ऐसे बहाने बोल देते हैं, लेकिन वो एक्सरसाइज नहीं है। एक्सरसाइज का मतलब ये होता है कि आप रोज कम से कम सवेरे या शाम, है ना, जब भी आपको समय मिल सके, दोनों बार मिल सके तो दोनों बार, कम से कम आपका शरीर 1 घंटा, जिसमें कि आप और सब काम छोड़ करके आपका पूरा मन, आपका ध्यान एक्सरसाइज पे ही केंद्रित रहे। जब आप वो एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज कीजिए, कुछ गेम्स खेलिए आप, जैसे बैडमिंटन हुआ, टेबल टेनिस हुआ, कोई भी फिजिकल वर्कआउट हो, स्विमिंग करते हैं, स्विमिंग करिए, या जो भी चीज आप करना चाहें। तो फिजिकल वर्कआउट आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी। जो आप खाते हैं उसको तो पचाता ही है, आपका बॉडी का फैट भी कम रखता है, बॉडी का वेट भी कम रखता है और आपको स्ट्रेस से भी ठीक रखता है। ये देखा गया है कि जब आप खेलकूद करते हैं और जब आप खुश होते हैं तो आपके बॉडी के अंदर जो पॉजिटिव हार्मोन्स हैं, जो कि आपको खुश रखने वाले हार्मोन्स हैं, वो ज्यादा मात्रा में रिलीज होते हैं। आप खुद देखिए, सबके अनुभव की बात है, जब आप खेलते कूदते हैं तो आप अपने तमाम दुख दर्द, अपनी सारी चिंताएं भूल जाते हैं खेलकूद के दौरान। तो जब आप भूल जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके शरीर पे आपके पॉजिटिव हार्मोन्स एक्ट करते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, चूंकि हम तेल और घी की बात कर ही रहे हैं, उसके प्रभाव की बात कर ही रहे हैं, एक जो चीज हम और अक्सर यूज करते हैं खाने में वो है रिफाइंड प्रोसेस्ड ऑयल जो है। इसके बारे में भी कई सारी चीजें सुनने में आती हैं कि इसको हमें नहीं यूज करना चाहिए या इसके दुष्प्रभाव अलग से होते हैं शरीर पर। इस बारे में क्या कहेंगे? मैं ये बता सकता हूँ कि हम लोग क्या जनरली यूज करते हैं। हमारी अपनी पसंद देखिए तो हमारे जो लोकल ऑयल्स हैं, सरसों का तेल हुआ और मूंगफली, ग्राउंडनट ऑयल हुए, ये सब देशी घी हुआ, ये हम इसको अच्छा मानते हैं और इसको हमारे यहाँ रेगुलर वे में हम लोग यूज करते हैं। और रेगुलर वे में यूज करने के साथ साथ हम ये भी ध्यान रखते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि अपना एक्सरसाइज, वर्कआउट और एक्सेसिव यूज ना हो और इसको दोबारा यूज ना हो। ठीक है। अब फैटी एसिड, जैसे हर ऑयल्स में फैटी एसिड्स होते हैं, तो फैटी एसिड्स हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि जो सैचुरेटेड फैट्स हैं या जैसे मान लीजिए जो ट्रांस फैट्स हैं, अगर किसी ऑयल्स में इनकी मात्रा ज्यादा हो तो वो हमें कम यूज में बचना चाहिए, है ना। हमें जिस बात का ध्यान रखना चाहिए वो ये कि हमारा ऑयल फ्रेश होना चाहिए, लोकल होना चाहिए, अनएडल्ट्रेटेड माने मिलावटों से मुक्त होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, नियमित मात्रा में एक उसमें लेना चाहिए, दोबारा उसको फ्राई करके यूज नहीं करना चाहिए और जो लिया उसे अच्छे से पचाना चाहिए। हमारे शरीर की पाचन शक्ति अच्छी होनी चाहिए। निश्चित तौर पर डॉक्टर साहब, हृदय से जुड़ी हुई एक तो आपने बताया कि कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसे हम कह सकते हैं कि वो हमारे रक्त के परिसंचरण को बहुत बुरी तरह प्रभावित कर देता है। तो हमारे हृदय का स्वास्थ्य अच्छा रहे ताकि हमें हृदय से संबंधित रोग ना हो। हमारा जो रूटीन है भोजन का या दिन भर का, हमारा चूंकि आज की लाइफस्टाइल बहुत सेडेंटरी हो गई है, आपने जैसे बताया कि दूध लेने जा रहे हैं या खरीदारी करने के लिए जा रहे हैं तो उसको भी हम एक्सरसाइज में काउंट कर लेते हैं, पर एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। उसके लिए एक फोकस्ड होकर के आपको आधे 1 घंटे का समय देना पड़ता है। तो इस सेडेंटरी लाइफस्टाइल को हम अपने भोजन की दिनचर्या में कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं और हमारा डेली रूटीन क्या होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए ताकि हमें इस तरह के हृदय रोग ना हो? क्योंकि जो आंकड़े हैं वो बहुत डरावने। नहीं, बिल्कुल, देखिए आप सच बोल रहे हैं, आंकड़े बहुत डरावने हैं। और अब हिंदुस्तान में ये देखा गया है कि हिंदुस्तान में वेस्ट के कंपैरिजन में, पश्चिम के देशों के कंपैरिजन में, यहाँ पर हार्ट अटैक की जो इंसिडेंसेस हैं वो 10 से 15 साल पहले हैं। और आज हम लोग देख रहे हैं कि 30 और 40 साल की उम्र में भी लोगों को हार्ट अटैक की समस्या आ रही है। तो कई सारे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं 30 से 40 साल की। वो जमाना गए जब कहते थे कि हार्ट अटैक माने 60 साल की ऊपर की उम्र। अब इसके कई कारण है हिंदुस्तान में होने के। एक तो हमारे यहाँ
कुछ जो पॉपुलेशन का जो जेनेटिक मेकअप है वो भी इसको प्रीडिस्पोज करता है। बट उसके अलावा जो और कारण है, हमारे यहाँ डायबिटीज एक बहुत बड़ी समस्या है। डायबिटीज का हार्ट अटैक से सीधा लेना देना है, कोलेस्ट्रॉल से भी लेना देना हो जाता है। डायबिटीज क्योंकि ये सब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं और कहीं ना कहीं एक दूसरे को प्रभावित करते हैं सब। हाइपरटेंशन, स्मोकिंग एक बहुत बड़ी समस्या है जो कि यंग एज में लोगों को आ रही है। तो यदि स्मोकिंग की समस्या है तो वो भी आपको हार्ट अटैक के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जैसा आपने पूछा हमारी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, तो डेफिनेटली मैं ये चीज बोलूंगा कि इस पे कोई एक तरीके से अटैक नहीं किया जा सकता कि एक समस्या से हम अटैक करें। इस पे मल्टी प्रॉन्ग्ड अटैक होना चाहिए, कई तरीकों से इस पे अटैक होना चाहिए। अगर हमें अपने दिल को स्वस्थ रखना है तो सबसे पहले हमारा खान पान आता है। हम जो भी खाएं बहुत ज्यादा मात्रा में ना खाएं। जैसे पहले कहते थे ना कि यदि आपको 3 रोटी की भूख है तो आप 2.5 रोटी ही खाइए, है ना। तो ये हमें थोड़ा सा कम, हमें अपने पेट को पूरा भर के कभी नहीं खाना चाहिए। पेट में थोड़ी सी जगह खाली रहनी चाहिए ताकि पेट का पाचन अच्छे से हो। जो भी खाएं शुद्ध खाएं, गर्म खाएं, ताजा खाएं, संतुलित आहार खाएं। अपने खाने में हरी सब्जियों का खूब प्रयोग करें, छिलकेदार फलों का प्रयोग करें। जरूरी नहीं है कि आप हर फल से छिलका हटा करके खाएं। जो ताजा फल हैं उनके छिलके यदि आप खा सकते हैं तो छिलकों के साथ खाइए। आमतौर पर हम देखते हैं कि सेब को भी लोग छील नहीं, अब वो तो आजकल एक फैशन हो गया है कि भाई उसमें इंसेक्टिसाइड हो, ऐसा नहीं है। जो फ्रेश मौसम में फ्रेश सेब आते हैं वो फ्रेश ही होते हैं। उनको आप अच्छे से धोइए और अच्छे से धो करके खाइए, क्योंकि छिलके में रफेज होता है, फाइबर होता है। हमें फाइबर रिच डाइट हार्ट के लिए बहुत अच्छी होती है। कई सब्जियों में खूब फाइबर होता है, जैसे जितनी भी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनमें फाइबर मात्रा बहुत होती है। पालक हुआ, चौलाई हुआ, तो हमें पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए। हमें बेसिकली हाई फाइबर डाइट पे हमें ध्यान रखना है। हाँ, हाई फाइबर डाइट अगर आप खाएंगे तो जो आप गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, जो कि एचडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, उसमें भी हाई फाइबर डाइट हेल्प करता है उसकी मात्रा बढ़ाने में। और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल हमारा लगभग 100 मिलीग्राम % से हमारा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम होना चाहिए। तो ये तो एक डाइट की बात हुई। उसके अलावा स्मोकिंग एकदम बिग नो, बिल्कुल। जो भी युवा अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग के बहुत सारे कारण हैं। ये उदाहरण देना कि देखिए वो तो स्मोकिंग करता है और कुछ नहीं हुआ, पूरी जिंदगी उसकी अच्छे से गुजर गई, ये एकदम भ्रामक चीज है। स्मोकिंग से प्रूवन फैक्ट है कि ये हार्ट के लिए, कैंसर के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्मोकिंग ना करें। एक्सरसाइज जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इसको आप खूब रेगुलर करें। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये सब चीज को आपको एकदम अच्छे से कंट्रोल रखना है। ये इन चीजों पे लापरवाही ना बरतें। उसके अलावा अपने स्ट्रेस को, जैसा आपने जीवन का लाइफस्टाइल बताया, हम लोगों की लाइफस्टाइल बहुत स्ट्रेस वाली होती जा रही है, तो आप अपनी हॉबीज को अपने साथ रखें, अपने हॉबीज के साथ अपना कुछ समय गुजारें। एक्सरसाइज और ये सब से स्ट्रेस फ्री करें। म्यूजिक सुने, गंगा जी के किनारे टहलने जाएं, किसी प्राकृतिक जगह जाएं, नेचर के साथ समय गुजारें, बच्चों के साथ समय गुजारें। ये सारी चीज से आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे। अपनी हॉबीज को पूरा करें। तो ये अगर हमें अपने शरीर से दिल के रोग को दूर रखना है, अपना कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रखना है, अगर ये सब अच्छी एक जिंदगी खुशहाल गुजारनी है, तो ये सारी चीजों पर एक साथ हमें फोकस होकर के काम करना पड़ेगा। कोई एक दवा नहीं है जिससे कि आपका दिल अच्छा रह सके। बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर साहब आपने। आपने कोलेस्ट्रॉल के बारे में जानकारी दी कि किस तरह से हमारे शरीर को प्रभावित करता है, और न सिर्फ कोलेस्ट्रॉल बल्कि कोलेस्ट्रॉल तो हमारे खान पान का एक बहुत छोटा सा हिस्सा मात्र है। हमारा पूरा जो भोजन की शैली है, जो हमारी थाली के भोज्य पदार्थ हैं, वो सब कहीं ना कहीं मिलकर के हमारे स्वास्थ्य के ऊपर एक प्रभाव डालते हैं। वो अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है। वो डिपेंड करता है हमारे अपने ऊपर कि हमारा यूज क्या है, हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं। इसमें हम एक चीज और बोलना चाहेंगे कि जो वेजिटेरियन डाइट है, देखिए ये अब शोधों से ये चीज धीमे धीमे प्रूव हो रही है कि जो वेजिटेरियन डाइट है वो आपके शरीर के लिए, आपके हृदय के लिए कहीं कहीं ज्यादा अच्छी है। तो यदि आप शाकाहार भोजन अपना सकते हैं तो आप उसको जरूर अपनाइए। ये आपकी सेहत के लिए, लंबी आयु के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा है। निश्चित तौर पर डॉक्टर साहब, आपने जो जानकारी आज हमारे श्रोताओं को दी है वो उनके हृदय से और उसके साथ साथ जो अन्य बीमारियां जुड़ी हुई हैं, जो आपने बताया कि हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज है, इन सब से वो बच सकता है अगर आपकी इन बातों को वो ध्यान में रखता है। हमारा जो भी श्रोता है जो इस कार्यक्रम को सुन रहा है, उसको इन सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी लाइफस्टाइल जो है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए, हमारा भोजन जो है वो संतुलित होना चाहिए, और संतुलित के साथ साथ जो भोज्य पदार्थ हम ग्रहण कर रहे हैं वो हमारी एक्टिविटीज के अनुसार होना चाहिए कि हम उसको पचा सकें, ताकि उसका हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव न पड़े। आप आए, आपने समय दिया, हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।